दोस्तों को राधे राधे। आज हम डी फार्मा का 2020 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन असत्य है। तो इसका पहले का ही आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम बाह्य भित्ति में अंतः स्थापित हुए हैं। ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला के एंजाइम आंतरिक झिल्ली में होते हैं, न कि बाह्य झिल्ली में। ये आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्जी काय के प्रमुख घटक कौन से हैं। चपटी नलिकाएं, पटुकाएं, नलिकाएं, ये सभी साइकस के नर युग्मक हैं। इसका सही आंसर होगा बड़े बहुकशाविक लट्टू के आकार के। साइकस के नर युग्मक जो होते हैं वो बड़े बहुकाशिक तथा लट्टू के आकार के होते हैं। यह जिम्नोस्पर्म की विशेषता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक से कम शोषण गुणांक किसका होता है। अम्ल का, सुक्रोज का, कार्बनिक अम्ल का, ग्लूकोज का। इसका सही ऑप्शन होगा वसा का। इसका सही ऑप्शन होगा वसा का। अगला हमारा प्रश्न है, दूध का दही योगहर्ट में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। ऑप्शन डी इसका लगेगा। इसका बी और सी दोनों, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण में अनावृत बीजियों को कहाँ स्थान दिया गया है। बेंथम, इसका सही ऑप्शन होगा द्विबीजपत्रियों तथा एक बीजपत्रियों के बीच में। द्विबीजपत्रियों तथा एक बीज पत्रियों के बीच में। बेंथम एवं हुकर ने अनावृत बीजियों को द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्रियों के बीच रखा था। अगला प्रश्न है, इकोटोन है प्रदूषित क्षेत्र किसी झील का, दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल, एक समुदाय के विकास का क्षेत्र। सही ऑप्शन होगा इसका दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल। यानी इकोटोन वह क्षेत्र है जहाँ दो समुदाय मिलते हैं, जैसे कि जंगल, घास भूमि का मिलन क्षेत्र आदि। ऊपरी मृदा गहरे रंग की होती है क्योंकि ऊपरी मृदा में कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस से, ठीक है, ह्यूमस अधिक होने से उसका रंग गहरा होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जैव मंडल है पारिस्थितिक तंत्र का एक अवयव, मृदा में उपस्थित पादप, नक्षत्र मंडल में उपस्थित जीवन, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का पर्यावरण से संबंध। इसका सही ऑप्शन होगा डी, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का पर्यावरण से संबंध। 9वें का डी। अगला प्रश्न होगा हमारा, वायुमंडल में वायु की सामान्य संरचना में की मात्रा होती है। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन, वो प्रश्न में CO2 था, यहाँ पर CO2 की मात्रा। तो इसका सही ऑप्शन होगा 0.03। यहाँ पर CO2 की मात्रा पूछी थी, CO2 की। तो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा 0.03। इसमें नाइट्रोजन N2 की मात्रा होती है 78 और ऑक्सीजन O2 की होती है 21%। अगला हमारा प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। लीनियस ने, विटकेयर ने, एंगलर और एवं प्रांटल ने, हक्सले ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा विटकेयर, विटेकर। R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, पसीने, लार व आंसुओं में उपस्थित लयनकाय किसे नष्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, कुछ जीवाणुओं को। पसीने, लार और आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कुछ जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है हमारा, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने वाली विधि कहलाती है। क्या कहलाती है।
13वें का उत्तर है हमारा सी, जिफ्ट। जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें 8 कोश की भ्रूण को फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब मनुष्य अल्कोहल पीता है तो मनुष्य के किस भाग के नियंत्रण का ह्रास होता है? जब मनुष्य अल्कोहल यानी दारू पीता है तो कौन से मस्तिष्क का किस भाग के ह्रास हो जाता है, किस में नियंत्रण खो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुमस्तिष्क। हाँ, अल्कोहल पीने से अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है। जब कार्बनिक अम्ल श्वसनीय पदार्थ की तरह कार्य करते हैं, RQ का मान क्या होगा? 15वें का उत्तर है सी, 1 से अधिक होगा इसका मान। कार्बनिक अम्लों के शोषण में RQ का मान 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान क्या होता है? दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा अधिक होती है, या दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है, प्रत्येक अलिंद द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा अलग होती है, महाधमनी और फुफ्फुस धमनी द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा अलग होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा अधिक होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, लघु बीजाणु जनन में पुष्प की संरचना होती है। पुंकेसर, लघु बीजाणु, धनिया, परागकण, दलपुंज, वर्तिका, अग्रवर्तिका, जायांग, अंडाशय, पुष्पव्रंत तथा पुष्पासन, या उपरोक्त सभी। तो 17वें का होगा ए, 17वें का होगा ए, यानी लघु बीजाणु जनन में पुंकेसर, लघु बीजाणु ध्वनि और परागकण भाग होते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा 18वां, पादपों में क्या पाया जाता है? तो ग्रेनापड़ मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित तथा पूलाच्छादन कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। ग्रेनापड़ मध्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित तथा पूलाच्छादन कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ग्रेनापड़ मध्योतक तथा पूलाच्छन दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, या ग्रेनापड़ मध्योतक तथा पूलाच्छन दोनों कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। यानी पादपों की बात कर रहे हैं, तब पेड़ पौधों की। तो इसमें पादपों ग्रेना पूलाच्छादन कोशिकाओं में उपस्थित तथा पड़ मध्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, सुकेंद्रकीय DNA में कितने समारंभन बिंदु होते हैं? तो इसका ऑप्शन है अनेक। सुकेंद्रीय DNA में अनेक ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा अनेक। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्रीय जैव विविधता के नाम से जाना जाता है, इसका सी ऑप्शन होगा। जैव विविधता को क्षेत्रीय जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं? रोगजनक, वाहक, कीट या कृमि? तो रोगजनक कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से ATP बनता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से देखो ATP का निर्माण साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C की ओर होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C होगा। यहाँ पे साइटोक्रोम C, ये बी ऑप्शन होगा हमारा। साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C लिखा नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा, बाह्य मुकुलन किस में होता है? बाह्य मुकुलन किस में होता है? यीस्ट, मार्केंसिया, हाइड्रा, या दोनों में? A और C दोनों में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, दोनों में ही होगा। A और C दोनों में, यीस्ट, हाइड्रा में, दोनों में। लैंगिक वो बाह्य मुकुलन यीस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन
डी होगा। लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों से बहुत अधिक विभिन्नता दर्शाती है, क्योंकि लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव से बहुत अधिक विभिन्नता दर्शाती है, क्योंकि लैंगिक जनन लंबा प्रक्रम है। लैंगिक जनकों के युग्मकों के आनुवंशिक संगठन में गुणात्मक भिन्नता होती है। दो भिन्न जातियों के जनकों में आनुवंशिक पदार्थ आता है। लैंगिक जनन में अधिक मात्रा में डीएनए प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन बी होगा। जनकों के युग्मकों के आनुवंशिक संगठन में गुणात्मक विभिन्नता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, विषम युग्मजी प्रकार के युग्मक निम्न पादप में होते हैं। कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनस। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, क्लेमाइडोमोनस। यानी क्लेमाइडोमोनस में विषम युग्मजी प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न होगा, लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सही इसका ऑप्शन होगा बी। अगला हमारा प्रश्न है, बीजांडकाय अधिक विकसित होता है। बीजांडकाय अधिक विकसित होता है। स्थूल बीजांडकाई, तनु बीजांडकाई, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्थूल बीजांडकाई। अगला हमारा प्रश्न होगा, हार्मोन्स जो रुधिर में पहुंचकर संपूर्ण शरीर में संचारित होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, अंतःस्रावी हार्मोन्स। जो हार्मोन रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैलते हैं वे अंतःस्रावी हार्मोन कहलाते हैं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अंतःस्रावी हार्मोन। अगला प्रश्न है, जैव संदीप्ति निम्न में से किस संघ की विशेषता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, टीनोफोरा। जैव संदीप्ति टीनोफोरा संघ की विशेषता है। अगला हमारा प्रश्न होगा, कॉकरोच की हीमोसील कितने भागों में बटी होती है। कॉकरोच की हीमोसील कितने भागों में बटी होती है। तो इसका प्रश्न होगा 3। इसका आंसर क्या होगा, 3। कॉकरोच की हीमोसील 3 भागों में विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, कॉकरोच में कोलेड्रल ग्रंथि संबंधित है। कॉकरोच में कोलेड्रल ग्रंथि संबंधित है श्वसन से, प्रसंचरण से, जनन से, पाचन से। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी, कोलेड्रल ग्रंथि जनन तंत्र से संबंधित होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा जनन। अगला हमारा प्रश्न है, मूत्र का निर्माण वृक्क के वृक्काणुओं में होता है। इसका वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया था। मूत्र का निर्माण वृक्क के वृक्काणुओं में होता है। इसका वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो 32 का आंसर होगा लडविग ने। मूत्र निर्माण का वर्णन लडविग ने किया था। इंग्लिश में लुडविग लिखते हैं, लडविग ने किया था। कोशिका चक्र की प्रावस्था में होता है। कोशिका चक्र की प्रावस्था में होता है। तो इसमें mRNA संश्लेषण, RNA संश्लेषण, DNA द्विगुणन, विभाजन की तैयारी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, DNA द्विगुणन। यानी एस प्रावस्था में DNA रेप्लिकेशन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री। रुधिर वर्ग ओ वाली यानी कोई ओ वाली स्त्री है तो ए बी रुधिर वर्ग के पुरुष के साथ शादी कर लेती है, तो उनके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 34 का। देखो, या तो ओ हो सकता है या ए बी हो सकता है, ठीक है। तो ओ और ए बी के मिलन से क्या हो सकता है, संतान का रक्त समूह ए और बी हो सकता है। तो यानी जब कोई ओ वाली और ए बी वाली मिलती है तो इसका सही ऑप्शन होगा ए या बी। मीसोग्लिया किस संघ के जंतुओं में होती है। तो 35 का सीलेंट्रेटा यानी मीसोग्लिया जो है सीलेंट्रेटा में पाई जाती है। अगला प्रश्न, हाइड्रा का कोई भी टुकड़ा पुनरुत्थान
कर सकता है यदि उसमें उपस्थित हो बाह्य जनन स्तर की, आंतरिक जनन स्तर की, मीसोग्लिया की या ये सभी। तो 36 का होगा हाइड्रा में कोई भी टुकड़ा पुनर्जनन कर सकता है यदि उसमें बाह्य जनन स्तर की उपस्थिति हो। अगला हमारा प्रश्न है 37, द्विनिषेचन में त्रिगुणित केंद्रक से किसका निर्माण होता है? तो भ्रूणपोष का होता है इसका। वास्तविक गुहीय जंतुओं की देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच की गुहा किस से विकसित होती है? बाह्य जनन से, अंतःजनन से, मध्य जनन स्तर से या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का होगा सी, मध्य जनन स्तर से होती है इसकी। जो वास्तविक गुहा होती है वो मध्य जनन स्तर से बनती है। 39, मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मानव में जो कपाल तंत्र होते हैं वो 12 जोड़ी होते हैं। मानव में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के ऊपर किस संघ के जंतुओं में प्रावार होता है यानी मेंटल होता है? तो मोलस्का में होता है। शरीर के ऊपर किस संघ के जंतुओं में प्रावार होता है? मोलस्का में ये प्रावार होता है, मेंटल होता है। अगला प्रश्न है हमारा 41, गर्भ निरोधक की निम्न में से विधि है? अस्थायी विधि, सर्जिकल व्यावधान, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो 41 का होगा डी, उपरोक्त सभी। गर्भ निरोधक की अस्थायी, शल्य तथा रासायनिक सभी विधियां होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से रुधिर वर्ग को सर्वग्राही माना जाता है? तो जो वर्ग ए बी है उसको सर्वग्राही माना जाता है। निम्न में से, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, सीधी बात ही है, ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। तो निम्न में से असत्य कथन छांटिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। हृदय गति का नियमन मेडुला ओब्लोगेंटा में स्थित नियंत्रण केंद्र द्वारा होता है। सही है ये। हृदय केंद्र का हृदय निरोधक भाग वेगस तंत्रिका द्वारा हृदय के सिरा अलिंद नोड को आवेग भेजता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। वेगस तंत्रिका द्वारा भेजे गए आवेग स्पंदन दर को तीव्र करते हैं। तो ये थोड़ा गलत है। दाएं वेगस के तंतुओं मुख्यतः सिरा अलिंद नोड को प्रभावित करते हैं। तो इसका ये सही है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा सी। कौन सा कथन असत्य है इसमें? वेगस तंत्रिका द्वारा भेजे गए आवेग स्पंदन दर को तीव्र करते हैं, यानी वेगस तंत्रिका हृदय की स्पंदन दर को कम करती है, तीव्र नहीं करती है, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, पादपों को बेंथम एवं हुकर ने कितने कुलों में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 202। बेंथम एवं हुकर ने पादपों को 202 कुलों में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, कैंसर रोग के कारकों को क्या कहते हैं? तो कार्सिनोजेंस कहते हैं। सही ऑप्शन इसका है। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कार्सिनोजेंस कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो एलिसा का ELISA, E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड और I फॉर इम्यूनो और S फॉर सर्वेंट, A फॉर एसे होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक जीवों को किस जगत में स्थान मिला है? 47 का बी, मोनेरा जगत में मिला है। इसका सीधा आंसर है इसका मोनेरा जगत में, यानी प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? तो ATP का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम अथवा F1 कणों में होता है। तो इसके लिए इसका सीधा आंसर होगा कणों में। आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्लम तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धकों को ठीक क्रम में लिखिए। ठीक है, तो आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्लम तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धकों का ठीक क्रम लिखिए।
तो आलू, ठीक है। तो कायपुराण था आलू, सबसे पहले आलू, आलू के लिए आँख होता है, अदरक के लिए प्रकंद, और अगेव के लिए बुलबिल होता है, ठीक है। ब्रायोफिल्लम का पर्णकलिका होता है, जलकुंभी का भूस्तारिका होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी। अगला प्रश्न है, रीड डाटा पुस्तक में आंकड़े होते हैं। रीड डाटा बुक में आंकड़े होते हैं। सही ऑप्शन है डी, संकटमयी जातियों के। संकटमयी जातियों के रीड डाटा पुस्तक में विलुप्त प्राय एवं संकटग्रस्त जातियों का विवरण होता है। इसमें नीचे सारे क्वेश्चन की व्याख्या दी गई है, उत्तर सारे लिखे हुए हैं नीचे, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल के में मिल जाएगा, इसमें हार्टबून में। तो आप इस पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो उस पर आप जाइए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और